सोशल अड्डा में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप क्लास 9th में हैं या आपने बीए कर रखा है जिसमें आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, या आपने एमए कर रखा है जिसमें आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, या फिर आप कोई ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और ऐसे भी आप नॉर्मल भी देख सकते हैं क्योंकि इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व के इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस क्रांति की बात जब भी होती है तो इन तीन शब्दों की बात ज़रूर होती है, क्योंकि विश्व में इन तीन शब्दों से रूबरू, और ये तीन जो ऐसे हृदय की भावनाएं हैं जिनसे रूबरू कराया गया विश्व को, वर्ड को, वो है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता, और फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व। ये तीन वर्ड जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात वर्ड में करी जाती है, और अगर ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आता है तो वहाँ पे फ्रांस की बात होती है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये तीनों चीज़ें ली गई हैं, और कहाँ से ली गई हैं, तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। तो फ्रांस रेवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं आज 1789 से जिसकी स्टार्ट हुई और 1799 तक चला। तो ये सभी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वर्ल्ड हिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही डिटेल में इस क्लास को हम लोग करने वाले हैं, और इसके बाद आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, इतनी तो मेरी गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने से पहले हम फ्रेंच रेवोल्यूशन होने से पहले के कुछ सेटअप्स देखने वाले हैं। इसमें हम पॉलिटिकल सेटअप देखेंगे, जिसमें हम इकोनॉमिकल सेटअप देखेंगे, और जिसमें हम लोग सोशल सेटअप देखेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने से पहले ये सेटअप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको समझना है, ज़रूरी है। तो पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल सेटअप की। क्या है पॉलिटिकल सेटअप? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे कि मैं पता है 1789 में हुआ। उससे पहले फ्रांस में जो राजनीतिक स्थिति कैसी थी, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, तो उससे पहले फ्रांस में चलती थी एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब है जो रूल चलता था केवल किसका चलता था, तो वो किंग का चलता था। मतलब राजाशाही चलती थी, केवल राजा का राज चलता था, और कोई भी राजा नहीं, और कोई भी फॉर्म की गवर्नमेंट नहीं थी, मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। तो हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट किंग की फ्रांस के, जो 1715 से लेकर 44 तक जिन्होंने राज किया, लुइस 14। ठीक है, तो यहाँ इन्हीं के शासनकाल से जो फ्रांस की जनता थी वो फ्रांस के राजा से खुश नहीं थी। ये राजा जो थे वो बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीते थे। ठीक है, और अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानते थे। मतलब ये मानते थे कि उन्हें ईश्वर ने भेजा है, जो उनके रूल्स होंगे उनके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता फ्रांस में। ठीक है, एक बहुत ही रिजिड गवर्नेंस थी इनकी, और खुद लग्जरियस लाइफ जीते थे, और जनता के विषय में, फ्रांस की जनता के विषय में बिल्कुल नहीं सोचते थे। ठीक है, इनके बाद शासन करा लुइस 15 ने, जो कि उनका बेटा था 1744 से 1774 तक। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण राजा जिसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे वो है लुइस 16। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस समय जो राजा था वो कौन था? किंग लुइस 16। बिफोर 1789 फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की थी, जो कि हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1789 के टाइम यानी 1774 से 1793 तक फ्रांस का राजा था कौन? किंग लुइस 16, जो कि एक बहुत ही क्रूर राजा था। क्रूर राजा था, ये इस तरह का राजा था जिसको खुद से ही केवल मतलब था, फ्रांस की जनता से कोई मतलब नहीं था। ये लग्जूरियस लाइफ जीता था, इलीट क्लासों के साथ रहता था। ठीक है, और फ्रांस की जनता पे भारी टैक्स लगाता था। क्या चीज़ होती थी इसको भी हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, पहले पॉलिटिकल सेटअप हम पढ़ लेते हैं। साथ में इनकी जो वाइफ थी वो समय फ्रांस की रानी थी, क्वीन मैरी एंटोनियो। ये भी जस्ट अपने हस्बैंड की ही तरीके ऐसी औरत थी जो लग्जरियस लाइफ जीती थी, और जिसको जनता से कोई मतलब नहीं था। जो इसके मन में आता था वो ये करती थी फ्रांस में, और उन दोनों के खिलाफ कोई नहीं आ सकता था, क्योंकि फ्रांस में उस समय एब्सोल्यूट मोनार्की थी। ठीक है, तो हम वही बात करते हैं, इन दोनों के पास भी हैड द टोटल पावर ओवर द कंट्री। ठीक है, कंट्री की सारी पावर इन्हीं लोगों के अंतर्गत आती थी, मतलब लुइस 16 के अंतर्गत आती थी। ही बिलीव इन द डिवाइन राइट। ये एक तरह के डिवाइन राइट पे विश्वास करते थे, जिसका मतलब था गिवन बाय द गॉड, कि जो गॉड के बाद सीधे अगर कोई है फ्रांस में तो वो फ्रांस का किंग होगा लुइस 16। उसकी बात को कोई भी नहीं टाल सकता था। नो वन कुड क्वेश्चन हिज डिसीजन। उसके जो भी डिसीजन होंगे उस पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। ठीक है, बाकी लॉज वर अनफेयर एंड अनकंसिस्टेंट। इसके जितने भी नियम कानून थे वो सब अनफेयर थे, मतलब सभी खराब थे, और कोई भी जनता के हित में नहीं थे। और साथ में उस समय जो पनिशमेंट दी जाती थी क्रिमिनल्स को, वो भी बायस पनिशमेंट की दी जाती थी। बायस पनिशमेंट का मतलब ये हो गया कि केवल क्या कहते हैं हम,
पनिशमेंट न्याय नहीं किया जाता था। जिसके पास पैसा ज़्यादा होता था, ठीक है, जिसके पास पावर होती थी, कोई जो एलीट क्लास में आता था, कोई नोबल होता था, तो उनको सज़ा नहीं सुनाई जाती थी, पैसा लेकर सज़ा माफ़ कर दी जाती थी, तो बायस सज़ा होती थी, ठीक है, एक ही तरफ सज़ा दी जाती थी। तो ये उस समय का पॉलिटिकल सेटअप था जिससे कोई भी फ्रांस की जनता खुश नहीं थी। ठीक, अब हम बात करेंगे फ्रांस में सोशल सेटअप की। समाज कैसा था फ्रांस का? तो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, 3 ई स्टेट, यानी फ्रांस का जो समाज था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। फ्रांस सोसाइटी वॉज स्ट्रिक्टली डिवाइड इंटू 3 क्लास, 3 हिस्सों में बटा हुआ था, और हर एक क्लास को बोलते थे ई स्टेट। आइए पढ़ते हैं क्या होते हैं 3 ई स्टेट। तो इसमें सबसे पहले आता है द फर्स्ट ई स्टेट, जिसे हम लोग द क्लर्जी भी बोलते हैं। क्लर्जी का मतलब वो लोग जो चर्च में काम करते थे, चर्च के पोप पुजारी या उनके साथ काम करने वाले लोगों को क्लर्जी बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले हम एक आंकड़ा देखते हैं। तो उस समय फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो थी 25 मिलियन, यानी अगर हम इंडियन में कन्वर्ट करें तो लगभग 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ पॉपुलेशन थी, जिसमें से 1.5 लाख लोग क्लर्जी थे, मतलब चर्च में काम करने वाले, और लगभग 1.5 लाख लोग नॉबल्स थे, जो कि राजा के अंतर्गत कोई ना कोई बड़ी पोस्ट पे हुआ करते थे। ठीक है, तो ये लोग 1.5 लाख लोग हैं, यानी लगभग 1% लोग जो हैं फ्रांस के, वो क्लर्जी होते थे, और वो सब किस में आते थे? फर्स्ट क्लास में, यानी कि फर्स्ट ई स्टेट में, चर्च में काम करने वाले लोग। और वैसे भी आपको पता ही होगा उस समय, अगर आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, तो उस समय जो चर्च की भी बहुत ही ज़्यादा ऊंचा शासन था, मतलब चर्च में भी जो चीज़ डिक्लेयर कर दी जाती थी वो सभी को माननी पड़ती थी। चर्च भी उस समय का बहुत ही करप्ट चर्च था। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें क्या आता है फर्स्ट ई स्टेट में, तो बिशॉप्स आते हैं, चर्च के प्रीस्ट आते हैं, पुजारी आते हैं, और वो चर्च में काम करने वाले जितने ऑफिशियल्स हैं वो सब आते हैं। ठीक है, और उस समय किस धर्म को मानते थे? तो वो लोग रोमन कैथोलिक रिलीजन को मानने वाले थे। ठीक है, अगर हम बात करें ये कितनी थी पूरे पॉपुलेशन की, फ्रांस की पॉपुलेशन की 1% जो थे वो फर्स्ट ई स्टेट में आते थे। ठीक है, ओन ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड, इनके अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा फ्रांस की ज़मीन आती थी। ठीक है, इन लोगों ने क्या कर रखा था, जितने भी क्लर्जीज थे, फर्स्ट ई स्टेट के चर्च के लोग थे, उन्होंने फ्रांस की आधी ज़मीन को पर कब्जा कर रखा था, ज़्यादातर ज़मीन पर कब्जा कर रखा था। ठीक है, इनके लिए प्रिविलेजेस क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, जितने भी फर्स्ट ई स्टेट वाले लोग थे उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, और साथ में जितने भी सेकंड ई स्टेट वाले लोग थे इनको भी कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, दोनों ही लग्जरियस लाइफ जीते थे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड ई स्टेट क्या था। फर्स्ट ई स्टेट में देख लीजिए जितने भी बिशॉप हैं वो सब आते थे, क्लर्जी वगैरह आते थे, चर्च के ऑफिशियल। अगर हम बात करें सेकंड ई स्टेट की, तो सेकंड ई स्टेट में नोबेलिटीज आती थी। अच्छा, नोबेलिटी का मतलब क्या है? तो नोबेलिटी में कौन आती थी? रिच फैमिली, जितनी भी अमीर फैमिलीज हैं, जितने भी लैंड लॉर्ड हैं ज़मीन के जिनके पास है, जितने भी एरिस्टोक्रेट हैं, ठीक है, बड़ी पद पे लोग हैं, वो सब इसमें आते थे। ठीक है, राजा के नीचे काम करने वाले। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं वो, और साथ में जितनी भी आर्मी जॉब वाले लोग हैं वो सभी किसमें आते थे? वो आते थे सेकेंड ई स्टेट में, जिसको हम लोग बोलते हैं नोबेलिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये कैसी लाइफ जीते थे। ये भी लग्जीरियस लाइफ जीते थे, वर्साई के पैलेस में जीते। वर्साई का पैलेस कहाँ है? पेरिस में। तो वर्साई के पैलेस के जैसे लोग लाइफ जीते थे वैसे ये भी लाइफ जीते थे, एकदम लग्जीरियस लाइफ जीते थे। और इनके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या थी? इनको भी कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। ठीक है, और इन्होंने क्या कर रखा था, जितनी भी फ्रांस की ज़मीन थी उसका 1/5 पार्ट किसके हाथों में था? सेकेंड ई स्टेट के हाथों में था। तो हमने ये देखा जो फर्स्ट ई स्टेट और सेकेंड ई स्टेट था, जिसमें चर्च के लोग आते थे और इसमें जो जितने भी नॉबल्स आते थे, रिच क्लास के लोग आते थे, ये सभी लग्जूरियस लाइफ जीते थे। ठीक है, राजी की तरीके लग्जूरियस लाइफ जीते थे। और दूसरी चीज़ हमने ये देखी, इनको कोई भी टैक्स भरना नहीं पड़ता था। तो अगर हम बात करें जितना भी टैक्स फ्रांस में भरा जा रहा है, कौन भर रहा है? तो ना ही फर्स्ट वाले भर रहे हैं, ना ही सेकंड वाले भर रहे हैं, तो कौन भर रहा है? थर्ड ई स्टेट वाले लोग। तो थर्ड ई स्टेट वाले लोग पे ज़्यादा अच्छा अत्याचार देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं थर्ड ई स्टेट में कौन आता है। तो थर्ड ई स्टेट में हम देखते हैं कॉमन लोग आते हैं। ठीक है, कॉमन लोग आते हैं। कॉमन लोग को 3 हिस्सों में बांटा गया था यहाँ पर, एक मिडिल क्लास, दूसरा आर्टिस्ट और लेबर, और तीसरे नंबर पे फार्मर। ठीक है, मिडिल क्लास में कौन था? जितने भी डॉक्टर्स थे लाइक उस टाइम के, ठीक है, जितने भी मर्चेंट थे, जितने भी व्यापारी थे, ठीक है, जितने भी टीचर्स थे, ये सब आते थे मिडिल क्लास में। ठीक है, तो ये जो थे इनके पास थोड़ा पैसा था। ठीक है, पैसा थे, गरीब नहीं थे, इनके पास थोड़ा पैसा होता था, और ये लोग पढ़े लिखे होते थे। ठीक है, ये एक सोशल अच्छे लोग होते थे, सोशली गुड लोग होते थे, ये लोग पढ़े लिखे लोग होते थे। ठीक है, इनके इंटेलेक्चुअल होते थे, इनके पास थोड़ा सा दिमाग होता था। और जैसे ही जाते हैं हम देखते हैं उस समय फ्रांस में व्यापार, ट्रेड और कॉमर्स बढ़ रहा था, तो ये अमीर होते जा रहे थे, ये अमीर होते जा रहे थे, तो ये पढ़ाई करते जा रहे थे, और इनका जो दिमाग था वो इंटेलेक्चुअल होता जा रहा था, ये सोचते जा रहे थे। और यही लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, और यही लोगों को क्या फ्रीडम चाहिए थी,
ठीक है, यहीं से हम इन्हीं लोगों के बीच से हमें कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन की आर्ट देखने को मिलती है, जो चिंगारी देखने को मिलती है वो हमें मिडिल क्लास के लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि ये लोग क्या हुए थे, एजुकेटेड हुए थे। ठीक है, इनमें से कई सारे स्कॉलर्स निकल कर आते हैं जो वही क्या कहते हैं, इक्वालिटी की मांग करते हैं, लिबर्टी की मांग करते हैं, और आगे चल के किस चीज़ों की डिमांड करेंगे ये लोग, थर्ड ई स्टेट के लोग, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थर्ड ई स्टेट के ही लोग क्या उठाएंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन को उठाएंगे, फ्रांस में क्रांति लाएंगे, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रोल निभाते हैं मिडिल क्लास। आर्टिस्ट और लेबर भी आते हैं, जो आर्टिस्ट और लेबर काम करते थे ये डेली वेजेस पे काम करते हैं। और फार्मर्स जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे थे। ठीक है, 80% पॉपुलेशन फार्मर्स की थी, और 80% पॉपुलेशन के साथ साथ ये 80% टैक्स भी भरते थे। फ्रांस में ये 80% टैक्स भी भरते थे। सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित हो रहा था उस समय तो वो फार्मर्स हुआ करते थे फ्रांस के। ठीक है, तो वही बात आ रही है, पीजेंट, वर्कर, मर्चेंट, डॉक्टर, ये सब आते थे थर्ड ई स्टेट में, यही क्रांति को उठाएंगे। ये 98% पॉपुलेशन होते थे, जिसमें 80% पॉपुलेशन केवल फार्मर्स की थी, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होने वाले। ठीक है, और ये कोई भी पॉलिटिकल वॉइस उस समय नहीं उठा सकते थे, मतलब कि कोई भी राजनीतिक आवाज़ ये नहीं उठा सकते थे इनके खिलाफ, इनके साथ जो भी हो रहा है किसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते थे जब लुई 16 का राज चलता था, इससे पहले भी। ठीक है, बर्डन क्या था, सारा का सारा फ्रांस में जो टैक्स देते थे वो इसी क्लास के लोग भरते थे। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि क्या थी फ्रांस की सोशल कंडीशन, जिसमें 3 क्लास आते थे, पहला, दूसरा, तीसरा ई स्टेट। पहला ई स्टेट, दूसरा ई स्टेट लग्जूरियस लाइफ जीते थे, कोई टैक्स नहीं भरता था, और तीसरे ई स्टेट पे सारा अत्याचार होता था, सब टैक्स इन्हीं को बनना पड़ता था, तो इन्होंने ही क्या करा, इनके खिलाफ क्रांति करी। ठीक है, तो ये हमें बैकग्राउंड समझ में आ गया। अब हम आगे बात करेंगे इकोनॉमिकल सेटअप क्या था उस समय, मतलब कि फ्रांस की क्या उस समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति क्या थी। तो फ्रांस की उस समय आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। 1718 के से 1789 के बीच में हर साल $2 मिलियन का नुकसान फ्रांस को झेलना पड़ता था। ठीक है, आधी जितनी भी पैसा फ्रांस का था वो लोन चुकाने में भर देता था। अब ये लोन फ्रांस ने कहाँ से ले रखे थे, हम उसको पढ़ते हैं। तो फ्रांस जो था उस समय बैंकक्रप्ट हो चुका था, दिवालिया हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने सारा का सारा पैसा अपना कहाँ खर्चा कर दिया था, वॉर्स में खर्चा कर दिया था। जैसे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन इस समय हो रहा था, अमेरिकी क्रांति हो रही थी उस समय, अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखने को मिला था, जो कॉलोनीज के अमेरिकन इंग्लैंड की कॉलोनी के खिलाफ लड़ रहे थे। तो क्या करती थी फ्रांस, उन अमेरिकन कॉलोनीज को फंडिंग करती थी कि वो इंग्लैंड के खिलाफ लड़ सके। और फ्रांस की एक नीति हमेशा से रही है, जो भी इंग्लैंड का दुश्मन है वो फ्रांस का दोस्त है। तो उस समय अमेरिकन कॉलोनीज इंग्लैंड के खिलाफ हो गई थी, तो वो फ्रांस की दोस्त बन रही थी, इसलिए फ्रांस उनको फंडिंग कर रहा था। तो उसमें फ्रांस क्या होता गया, धीरे धीरे अपने ट्रेजरी को खाली करता गया, बैंकरप्ट होता गया। दूसरा देखने को मिलता है, फ्रांस ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन की एक वॉर जो हो रही थी, ऑस्ट्रिया का अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा उसके लिए जो लड़ाई हो रही थी, उसमें भी फ्रांस फंडिंग करता है। और 7 ईयर्स वॉर जो देखने को मिलता है उसमें भी फ्रांस फंडिंग करता है। तो फ्रांस अपना ज़्यादातर पैसा फालतू में एक्सटर्नल वॉर्स में लगा देता था। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं लैविश स्पेंडिंग ऑन रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट में जितने वो लोग रहते थे, जितने राजा महाराजा रहते थे, जितने नॉबल्स रहते थे, जितने भी प्रीस्ट रहते थे, वो सब एक रॉयल लाइफ जीते थे, तो सारा पैसा वो अपनी ज़िंदगी लग्जरियस लाइफ में खर्चा कर लेते थे फ्रांस का। ठीक है, साथ में बेस्ट हार्वेस्ट कॉजिंग फेमाइन देखने को मिलता है कि अच्छे से फसलों की बुआई नहीं हो, मतलब कि कटाई नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण क्या, मतलब इसी कारण जो फेमाइन आ गया था उस समय, जो अकाल पड़ गया था फ्रांस में, उसके कारण हम देखते हैं कि अच्छे से फसलों की कटाई नहीं हो पाई, तो उससे भी फ्रांस को नुकसान हुआ। ठीक है, और एक इकोनॉमिकल सेटअप ये था कि अनफेयर टैक्स सिस्टम, जो कि हम लोग पा चुके हैं, टैक्स के सिस्टम बहुत ख़राब था। थर्ड ई स्टेट को सारा टैक्स भरना पड़ता था, फर्स्ट और सेकेंड वाले को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता था। सॉरी, हाँ ठीक है। और हम एक बात करते हैं, टैक्स कितने तरीके थे उस समय। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दो तरह के टैक्स होते थे। डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो लैंड, इनकम, प्रॉपर्टी, इस तरह के टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आते थे। और इनडायरेक्ट टैक्स में जो तंबाकू पे लगता था और नशे वगैरह पे लगता था, तो ये सारे तरीके के टैक्स कौन भरता था, थर्ड ई स्टेट के लोग भरते थे। तो ये इकोनॉमिकल सेटअप था, जिसमें हमने देखा कि सारा का सारा फ्रांस जो था वो बैंकरप्ट हो चुका था, एक्सटर्नल वॉर्स पे पैसा इन्वेस्ट करता था, लग्जूरियस लाइफ जीते थे बड़े लोग, फ्रांस के किंग और नॉबल्स वगैरह और प्रीस्ट वगैरह, उसमें सारा पैसा लग जाता था। और थर्ड ई स्टेट जो कॉमन लोग थे उन तक कुछ नहीं पहुंचता था, बल्कि उनको उल्टा टैक्स भरना पड़ता था। ठीक है, तो ये हमने इकोनॉमिकल सेटअप देख लिया फ्रांस का। अब हम बात करेंगे उसी बीच क्या हुआ, जब इतने अत्याचार फ्रांस के कॉमन लोगों के हो रहे थे, तभी उसी बीच कई सारे इंटेलेक्चुअल, कई सारे स्कॉलर्स, कई सारे बौद्धिक फिलोसफर निकले, जिन्होंने नई नई सोचों को इंग्लैंड के बीच में लाया। जिनमें से अगर हम कुछ नाम देखें तो रोसाऊ, वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू, इनके नाम आते हैं। इन्होंने कई सारे नए आइडियाज़ लेकर आए लोगों के बीच में। अभी तक तो कॉमन लोग जो थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जो बोल देते थे फर्स्ट सेकंड ई सेकंड वाले उनको मान लेते थे।
तो वो नए आइडियाज़ क्या लेकर आए, पीपल्स आर बॉर्न इक्वल, हम सभी लोग एक हैं, कोई क्लास नहीं होना चाहिए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, हम सभी लोग बराबर पैदा हुए हैं। ठीक है, ये जो भावना है आई लोगों के अंदर, फिर इसी से क्रांति भड़की। फिर गवर्नमेंट पावर शुड बी बिलोंग टू द पीपल, जो गवर्नमेंट की पावर है वह लोगों के लिए, मतलब जो गवर्नमेंट जो शासन कर रही है वो लोगों के लिए, बल्कि उल्टा था, उस समय गवर्नमेंट खुद के लिए ही सब कुछ करती थी, लग्जूरियस लाइफ जीती थी। ठीक, और उन लोग का ये मानना था कि जो चर्च के लोग कह रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेट के लोग कह रहे हैं, उस पर विश्वास ना करो आंख बंद कर। ठीक है, उस समय लोग कर लेते हैं, तो उसी के लिए बोला गया लॉजिक और रीजनिंग थिंकिंग रखनी चाहिए, ब्लाइंड फेथ अंधविश्वास को खत्म करना चाहिए। और साथ में 3 भावनाएं बड़ी बड़ी, लिबर्टी स्वतंत्रता, फ्रेटर्निटी बंधुत्व, और इक्वालिटी समानता, ये तीनों भावनाएं भी उस समय के जितने भी बड़े स्कॉलर्स थे जो फ्रांस में उस समय हुए, वो लोगों के बीच में फैलाने लगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या हुआ, ग्रोइंग कंसाइशियस, अब लोग कॉन्शियस हुए, अलर्ट हुए। ठीक है, पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट राइट इन कॉफी हाउसेज एंड सलोन, जब ऐसी ऐसी विचार आने लगे विचारकों के, फिलोसफर के, तभी इन विचारों पर लोग क्या करें, कॉफ़ी हाउसेज में और सैलॉन्स में डिस्कस करने लगे इन्हीं विचारों को। दे रियलाइज दैट द सिस्टम वॉज अनफेयर, उनको रियलाइज़ हो गया कि जो समाज, जो मतलब कि गवर्नमेंट है वो अनफेयर है, वो सही नहीं कर रही है हमारे साथ। ठीक है, और हम इसे बदल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। ठीक, बुक और न्यूज़पेपर में ये जो लिबर्टी का, जो स्वतंत्रता का आइडिया था, वो बुक और न्यूज़पेपर में छपने लगा, लोगों के बीच के अंदर स्वतंत्र होने की भावना जागने लगी। न्यूज़, अमेरिकन रेवोल्यूशन जो हुआ वहाँ पर अमेरिकन की कॉलोनीज़ कैसे इंग्लैंड से फ्री हुई, तो ऐसी न्यूज़ आई, तो इससे भी जो अमेरिकन रेवोल्यूशन था उससे भी लोग क्या हुए, प्रभावित हुए। पब्लिक एंकर, लोगों में गुस्सा भड़का किसके खिलाफ, मोनार्ची के खिलाफ, जो कि राजाशाही थी, राजा की जो लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे, राजा जो गलत काम कर रहा था, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का। तो यहीं से धीरे धीरे हमको फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, भावनाओं से कैसे। ठीक है, इसके इमीडिएट कॉज क्या हुए, मतलब ऐसा क्या कारण हो गया जो इतनी बड़ी क्रांति भड़क गई, जिसमें हम लोग को देखते हैं 1788 यानी 1788 से 1789 के बीच फ्रांस में एक अकाल पड़ता है। ठीक है, खराब विंटर्स ने सारी क्रॉप्स को खराब कर दिया। ब्रेड मेन फूड, जो कि रोटी उस समय का मेन फूड था गरीब लोगों के लिए, वो बहुत महंगी हो गई। ठीक है, समझ गए, लोग भुगत रहे थे, तभी किंग और क्वीन लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। इसको देखकर क्या हुआ, लोगों के मन में गुस्सा की भावना बढ़ी। तो ये कुछ कारण थे, इमीडिएट कॉज। मेन कारण क्या थे, अभी इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात अगर हम बोलें कि फ्रांस में ही क्यों रेवोल्यूशन हुआ उस समय, ये भी एक कारण है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रांस उस समय यूरोप की सबसे पावरफुल कंट्री थी, जो कि धीरे धीरे इकोनॉमिकल ख़राब हो गई थी। बहुत ही बड़ा गैप था रिच और गरीब और अमीरों के बीच में, जिससे क्या हुआ, तो लोगों के अंदर ये भावना आई कि हमें रेवोल्यूशन करना है। ठीक है, समझ गए। और तीसरी चीज़ क्या है, सिस्टम दैट रिफ्यूज टू रिफॉर्म और चेंज, जो सिस्टम था वो अपने में बदलाव नहीं चाहता था। जो किंग क्वीन और जो क्लर्जीज और जो नॉबल्स थे, वो लग्जूरियस लाइफ छोड़ना नहीं चाहते थे, जनता के बारे में सोचना नहीं चाहते थे, वह अपने में बदलाव नहीं चाहते थे। इसलिए क्या, फ्रांस में ही हमको ये रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से चालू होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इस घटना को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगस्त 1786, ठीक है, उस समय फ्रांस की ट्रेजरी बिल्कुल खाली हो चुकी थी, मतलब फ्रांस का जो खजाना था, जो देश का खजाना था, जो वित्तीय खजाना था, वो खाली हो चुका था। मतलब जो अकाल आया था उससे भी, और लोग मतलब बहुत परेशान हो चुके थे, मतलब फ्रांस पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था इकोनॉमिकली, बिल्कुल भी फ्रांस में पैसा नहीं था। ठीक है, तो तभी क्या हुआ, जो फ्रांस के राजा थे उस समय फिनांस मिनिस्टर थे कौन, कैलॉन, उनको बुलाते हैं, और वो क्या करते हैं, फिनांस मिनिस्टर जिनका टाइम पीरियड लिखा है, वह एक स्पेशल काउंसिल बुलाते हैं, जिसमें फ्रांस के जितने भी बड़े ऑफिशियल थे उनको बैठालते हैं, और सोचते हैं कि जो ये हमारा राजकीय खजाना खाली हो गया, जो ट्रेजरी खाली हो गई है, अब उसको कैसे भरा जाए। तो वो एक टैक्स लेके आते हैं, यूनिफॉर्म टैक्स ऐसा था जैसे अभी तक केवल थर्ड क्लास के लोगों से टैक्स लिया था, थर्ड ई स्टेट को। इसमें यूनिफॉर्म टैक्स में क्या है कि तीनों क्लास के जो लोग हैं वो टैक्स भरेंगे जनता को, जिससे कि जो खजाना वो टैक्स भरेंगे राजा को, मतलब कि गवर्नमेंट को, जिससे जो खजाना खाली हुआ है देश का वो भर जाएगा। लेकिन जब तीनों क्लास के टैक्स देने की बात आती है, तो कॉलोन के इस फैसले से राजा खुश नहीं होते हैं, और रानी भी नहीं होती है, तो इसको बरखसास कर देती है, मतलब इसको हटा देती है फिनांस मिनिस्टर की पोस्ट से। और तभी एक नए फिनांस मिनिस्टर आते हैं, रानी के जो फेवरेट थे, ब्रैन भी क्या करते हैं, थोड़े समय बाद पार्लियामेंट में वही यूनिफॉर्म लैंड टैक्स को प्रपोज करते हैं कि अगर फ्रांस का खजाना भरना है, दोबारा से फ्रांस के इकोनॉमिकल सही करना है, तो तीनों क्लास को टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो होता है फ्रांस का, उसमें
उसमें क्या कहते हैं, बड़े ही लोग थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, उन्होंने इनका भी विरोध करते हैं। मतलब दोनों ही फाइनेंस मिनिस्टर के जो टैक्स की बातें थी, यूनिफॉर्म टैक्स, तो उसको खारिज कर देता है पार्लियामेंट। ठीक है, और जब पार्लियामेंट इसको खारिज करता है, ठीक है, तो जो जनता का आक्रोश है वो राजा पे भारी पड़ता है। ठीक है, जब ये देखते हैं कि ये जो दो टैक्स, यूनिफॉर्म टैक्स, दोनों फिनांस मिनिस्टर लेकर आए थे, उसको मना कर दिया गया, तो राजा पे दबाव पड़ता है और फिर राजा को मजबूरी में एक ई स्टेट जनरल बुलानी पड़ती है 1789 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रांस रेवोल्यूशन के लिए। ई स्टेट जनरल क्या है? यह एक तरह की कंसिल है जिसमें तीनों क्लास एक साथ बैठकर किसी बात पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, राजा की बात ना सुनकर तीनों क्लास आपस में डिस्कस करते हैं। ऐसा घटना ये 175 साल पहले बुलाया गया था फ्रांस पे, लेकिन अब 175 साल बाद राजा की बात को नहीं माना गया और राजा खुद क्या किसको बुलाने पर मजबूर हो गया, ईस्ट स्टेट जनरल को 1789 में। तो उसका भी एक रूल था, उसमें ये रूल था कि इसमें तीनों क्लास के लोग बैठते थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। बट क्या होता था, जो वोट होता था वो केवल एक था, तीनों क्लास के लिए एक एक वोट था, 1 1 और 1। ठीक है, अगर कोई फैसला आना है तो फर्स्ट और सेकंड आपस में मिल जाते थे और बहुमत के साथ जीत जाते थे और थर्ड क्लास का कोई फैसला सुना नहीं जाता था। तो एक बात से देखा जाए, ये थ्री स्टेट भी जो था वो एक तरह का राजा के ही पक्ष में था। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्लास अपने अपने वोट से, दो वोटों से, तीन में से दो वोटों से बहुमत पा जाते थे। किंग ल्यूज जो थे, उन्होंने मीटिंग बुलाई थर्ड ई स्टेट की टैक्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता था, थर्ड ई स्टेट में क्या कराया जाता था, थर्ड ई स्टेट को इसमें इग्नोर कराया जाता था। इस मीटिंग में तीनों लोग बैठते थे, लेकिन थर्ड ई स्टेट जो था उसको इग्नोर कराया जाता था। क्यों? क्योंकि 1 + 1 ये दोनों मिलकर बहुमत पा लेते, तो थर्ड ई स्टेट को नकार दिया जाता था। ठीक है, तो क्या था, ये भी जो सिस्टम था वो क्या कहते हैं, थर्ड ई स्टेट के खिलाफ था, मतलब कॉमन लोगों के खिलाफ था। तभी यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है, वो तो होती है वोटिंग फाइट देखने को मिलती है। वोटिंग फाइट में क्या था, किंग का ये प्लान था कि हर एक ई स्टेट को एक ही वोट मिलेगा। वही चीज़ है कि दो जो बड़े ई स्टेट हैं वो दोनों मिलकर तीसरे वाले पे भारी पड़ जाएंगे, थर्ड ई स्टेट पे। बट रिजल्ट क्या देखने को मिला, फर्स्ट और सेकंड जो था वो ऑलवेज साथ में वोट करते थे, थर्ड ई स्टेट हमेशा आ जाता था। इसके रिजल्ट में क्या देखने को मिला, थर्ड ई स्टेट ने एक डिमांड करी, सभी ने मिलकर एक डिमांड करी कि 1 man 1 vote होगा, बिकॉज दे हैड मोर पीपल्स, उनके पास ज़्यादा पीपल थे। अब जो कि हमने अभी पढ़ा कि हर एक स्टेट के पास केवल एक वोट था, बट अब थर्ड ई स्टेट ने यहाँ पर एक डिमांड रखी कि हर इंसान का एक वोट होगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ई स्टेट में 100 रिप्रेजेंटेटिव हैं, 100 नेता हैं, सेकंड में भी 100 हैं, लेकिन थर्ड में कितने हैं, 500 से 600। तो हर एक इंसान का एक वोट होगा। मतलब यहाँ पर एक, पहले तो ये 100 का एक ही वोट माना जाता था, लेकिन अब ये 100 वोट होंगे, अब ये 100 के 100 वोट होंगे और ये 500 600 के 500 600 वोट होंगे। तो जब सिंगल इंसान को सिंगल वोट मिल जाएगा, तो मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड वाले 100 मिलाकर कितना हो गया, 200, और यहाँ अकेले का 500 है, तो थर्ड ई स्टेट जो होगा वो भारी पड़ेगा। तो यही डिमांड उनकी थी कि हर एक इंसान को एक वोट दें, लेकिन राजा उनकी इस डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं था, लुई 16। तो तभी हमको एक घटना देखने को मिलती है यहाँ पर, टेनिस कोर्ट ओथ। टेनिस कोर्ट ओथ क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो थर्ड किंग होता है वो थर्ड ई स्टेट को एक मीटिंग हॉल में लॉक कर देता है, सारे नेताओं को एक मीटिंग हॉल में लॉक कर देता है और कहता है कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। तभी वो सभी क्या कर, वो जितने लोग होते हैं उस समय थर्ड ई स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो सभी के सभी क्या, इनडोर टेनिस कोर्ट, एक टेनिस कोर्ट में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और खुद को एक अलग असेंबली बना लेते हैं, अपना एक खुद का एक अलग ग्रुप बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं नेशनल असेंबली। ठीक है, और उनकी ये मांग थी कि हर एक इंसान का हर एक वोट होना चाहिए। ठीक है, दे स्वर नॉट टू लीव अंटिल दे रोट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। ठीक है, अब इस नेशनल असेंबली 3 डिमांड रखती है फ्रांस गवर्नमेंट के आगे। पहली डिमांड क्या थी, यूनिफॉर्म टैक्स लागू करो, हर एक जनता को टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो फर्स्ट ई स्टेट से आए, सेकंड ई स्टेट से आए या थर्ड ई स्टेट से आए, और ये जो ई स्टेट का सिस्टम है उसको खत्म करो और यूनिफॉर्म टैक्स लेके आओ। दूसरी डिमांड थी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, राजा की राजाशाही को खत्म करो, मोनार्ची को खत्म करो और एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का इस्टेब्लिश करो और उसी के अकॉर्डिंग अब से फ्रांस चलेगा। और तीसरी डिमांड ये थी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो लॉ होगा वो न्याय होगा, वो समानता देखेगा, सबके लिए बराबर होगा। तो ये 3 डिमांड लेकर नेशनल असेंबली, जो कॉमन लोगों की नेशनल असेंबली थी, वो टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गई और जिसने राजा को आखिर में अंत में दबा दिया। और यही थी फ्रांसीसी क्रांति, जिसमें नेशनल असेंबली राजा के खिलाफ चली गई, एक टेनिस कोर्ट में खड़ी हो गई और कई सालों तक
प्रदर्शन करते रहे और फिर उसके बाद कुछ समय बाद फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशन मजबूरी में लुईस 16 को बनाना पड़ा। ठीक है, इसमें हम एक घटना और देखते हैं जिसने फ्रांसीसी क्रांति को और आग दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉल ऑफ बेस्टाइल, जुलाई इन 1789। द पीपल ऑफ द पेरिस वेर अफ्रेड ऑफ द किंग आर्मी। तो इनको रोकने के लिए, कॉमन पीपल को रोकने के लिए राजा ने अपनी आर्मी को भेजा। तो उससे डर कर लोग, या कहते हैं उससे घबरा कर, या फिर क्या कहते हैं अपना साहस दिखाकर जो लोग थे उन्होंने बेस्टाइल पर अटैक करा, जो कि एक जेल था। ठीक है, वो समय ताकत मानी जाती थी किंग लुईस 16 की। अगर उस पर अटैक कर देंगे तो कहीं ना कहीं राजा कमज़ोर पड़ जाएगा। तो बेस्टाइल पर अटैक करा कॉमन लोगों ने मिलकर। इट रिप्रेजेंट द रॉयल ट्रेंडी, वही हमने अभी बात करी। तो इट फॉल मार्क द स्टार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन। जब इस जेल पर लोगों ने अटैक करा, नॉर्मल लोगों ने, और इस जेल को गिरा दिया, तभी इसको माना जाता है रेवोल्यूशन की शुरुआत, क्रांति की हिंसक शुरुआत। जो वायलेंट शुरुआत थी वो क्रांति की कब हुई? 14 जुलाई 1789 को, जब बेस्टाइल के जेल को गिरा दिया गया। तब राजा को दबना पड़ा और फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना पड़ा। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। क्या देखने को मिला? नेशनल असेंबली ने अपने डॉक्यूमेंट को पास करा दिया, नेशनल असेंबली की जीत हुई। अब फ्रांस में नई घोषणा हुई, फ्रांस स्वतंत्र हो गया मोनार्चियल सिस्टम से। वहाँ बोला गया मेंस आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन राइट। सभी इंसान क्या कहते हैं? स्वतंत्र पैदा हैं और सबके पास इक्वल राइट हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन, हर कोई बोलने के लिए आज़ाद है और अपने धर्म को मानने के लिए आज़ाद है। अब कोई लाइन फेंक के भरोसा नहीं करेगा। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और लॉ सबके लिए बराबर है। ना कोई फर्स्ट स्टेट, ना कोई सेकंड स्टेट, ना कोई थर्ड स्टेट। और साथ में यूनिफॉर्म टैक्स लागू हो गया। अब हर इंसान टैक्स भरेगा। ये सारी मांगे पूरी कर दी गई और फ्रांस की जनता जीत गई और फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन का। विल्सन पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बोर्ड्स कैरी कर रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बाकी आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन के क्या इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं? एबोलिशन ऑफ मोनार्ची, जो मोनार्ची सिस्टम था लुईस 16 का, जो राजाशाही सिस्टम था वो खत्म हो गया। फ्रांस रिपब्लिक हो गया, गणतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया, पार्लियामेंट बन गया फ्रांस में। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये नेशनल मोटो बन गया, ये नेशनल सिंबल बन गया, जहाँ हर कोई आज़ाद है, हर कोई इक्वल है और हर कोई के अंदर भाईचारा की भावना है। ठीक है, और ये जो इतनी बड़ी क्रांति हुई, ये ग्लोबली इम्पैक्ट करा। ग्लोबली कहाँ इम्पैक्ट करा? यूरोप के अलग अलग हिस्सों में भी अब क्रांति होने लगी मोनार्चियल सिस्टम के खिलाफ। पूरे यूरोप में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला, स्पेशली इंग्लैंड में देखने को मिला। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों का अंत हो गया? फ्यूडलिज्म खत्म हो गया फ्रांस में, प्रिविलेज क्लास खत्म हो गया, ऊंचा शासन इलाइट क्लास खत्म हो गया, और चर्च की सुप्रीमेसी खत्म हो गई। और इसी के साथ फ्रांस रेवोल्यूशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमने देखा, हमने पढ़ा फ्रांस के रेवोल्यूशन के बारे में। समरी की अगर हम बात करें, हमने जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कि फ्रांस वॉज फाइट बाय द कॉमन पीपल फॉर द जस्टिस। फ्रांस के जो कॉमन पीपल थे वो जस्टिस के लिए, फ्रीडम के लिए और इक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने ख़त्म कर दिया अनफेयर सिस्टम, राजा के अनफेयर सिस्टम को, गवर्नमेंट के अनफेयर सिस्टम को ख़त्म किया और चेंज किया हाउ वर्ड थिंक अबाउट राइट्स और गवर्नमेंट, और दुनिया को सिखाया कि लोग अपनी राइट्स के लिए लड़ सकते हैं और एक गुड गवर्नमेंट के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो, तो अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह के वीडियो के लिए मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।